अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर 4 की जो है ना वो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो हमने करने हैं। ठीक है, चैप्टर 3 और 4 के। तो चैप्टर 3 से हम स्टार्ट लेते हैं। जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन, गिव सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बच्चे, सबसे पहले आपने बताना है कि यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। फिर आपने वेरिएबल वेलोसिटी को यूज़ करते हुए आपने एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है और फिर आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का यूनिट बताना है। तो बच्चे, आपने पढ़ा हुआ है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या आता है, बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बट जबकि वेरिएबल की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जब हम वेरिएबल वेलोसिटी की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो वेलोसिटी की होती है वो चेंज हो भी सकती है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया था, वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उससे क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू द वेलोसिटी व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन द एयर। देखिए बच्चे, वहाँ वो बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसको ऊपर फेंका है। ठीक है, यहाँ ऊपर आपने फेंका है, तो आपने बताना है कि एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा। तो जो बॉडी अर्थ से दूर जाती है, जब बॉडी अर्थ से दूर जाती है तो बेटा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब बॉडी अर्थ के करीब आती है तो जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अब बॉडी अर्थ से दूर जा रही है तो जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। द नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू द वेलोसिटी इज नेगेटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन का साइन जो है वो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑल दोज क्वांटिटीज आर असाइन टू बी नेगेटिव साइन हुज डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो बच्चे क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो सो इनिशियल वेलोसिटी ऑपोजिट टू द, ये देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन पुल इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। देखिए ना, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी उसे क्या कर रही है, नीचे की तरफ पुल कर रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जी का जो साइन होगा या एक्सेलरेशन का जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ सो गिव एन एग्जांपल। अब यहाँ क्वेश्चन है कि क्या जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या बॉडी की वेलोसिटी जो है या ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो सकती है। तो देखिए बच्चे, जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो, ठीक है, जब बॉडी अपवर्ड जाती है तो जी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जब बॉडी डाउनवर्ड आती है तो जी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए जी, तो जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तब भी जी जो है वो 9.8 ही रहेगा, और जब ऊपर से नीचे आएगी तब भी जी जो है वो 9.8 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग वर्टिकल मोशन लेते हैं तो उसमें क्या होगा, जी कांस्टेंट है लेकिन फिर भी बॉडी की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो रही है। उसके बाद कुछ हमारे पास एक क्वेश्चन है, स्पेसिफाई द करेक्ट आंसर। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज़ चेंजिंग। आपने बताना है कि क्या एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है अगर इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। तो आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट ये है या नहीं। देखिए, जब स्पीड चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन स्पीड चेंज हो रही है। तो बच्चे, स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट जो है वो फॉल है। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। कहते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है लेकिन उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो बताएं क्या ये ट्रू है। देखिए, जब बॉडी जो है वो सर्कल में मूव करती है, जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उस वक्त क्या होता है बच्चे, उसकी जो है वो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है लेकिन उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। एक ऑब्जेक्ट की क्या ज़ीरो वेलोसिटी हो सकती है अगर इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो। तो बच्चे देखिए,
When an object is stopped by applying the sudden hard brakes, velocity becomes zero that instant, but acceleration is not. देखिए बच्चे, जब अचानक से हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो बच्चे ब्रेक्स अप्लाई करने से क्या होता है, जब हम अचानक से जो है वो ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन वेलोसिटी में तो चेंज आ गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा जबकि वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। An object subjected to a constant acceleration can reverse its velocity. एक ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है तो क्या वो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स कर सकता है? तो हाँ बच्चे, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो जब ऊपर की तरफ बॉल जाती है तो जी जो है वो नेगेटिव होगा, जब बॉल नीचे आती है तो जी क्या होगा, पॉजिटिव। इस तरह क्या होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप with initial velocity v1 and at the same time throws a second ball straight downward with the same speed. Which ball will have large speed when it strike the ground? Ignore air friction. बच्चे यहाँ देखें, ये टावर है, टावर पर ना सपोज करें आप खड़ी हो, ठीक है, आप में से कोई भी खड़ा है टावर पे, आपके पास ना 2 बॉल्स हैं। एक बॉल को आपने क्या करना है, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकना है, ठीक है, और दूसरी बॉल को नीचे की तरफ फेंकना है, ठीक है, सेम स्पीड के साथ। ये लिखा हुआ है ना, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, मतलब जो ऊपर बॉल फेंक रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, वी आई, और उसी वक्त जब ऊपर बॉल फेंकेगा उसी वक्त एक बॉल जो है वो नीचे की तरफ फेंकेगा, थ्रो अ सेकंड बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड, ठीक है, विद सेम स्पीड। तो अगर हम लोग एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो दोनों में से कौन सी बॉल जो है वो पहले पहुंचेगी? तो बच्चे, जो दोनों बॉल्स जो हैं वो सेम स्पीड के साथ जो है वो ग्राउंड के साथ हिट करेंगी। क्यों? द बॉल विच इज़ थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी वी आई विल हैव सेम वेलोसिटी वी आई व्हेन इट्स रीचेस बैक टू द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। सो द 2 बॉल्स हैव सेम डाउनवर्ड वेलोसिटी एट टॉप ऑफ द टावर, हैंस दे हिट द ग्राउंड विद सेम फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। जिस वेलोसिटी के साथ आपने बॉल को फेंका है, बॉल उसी वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी, तो वेलोसिटी तो सेम है, इसलिए क्या होगा, ये जो इनकी दोनों जो है वो सेम स्पीड के साथ जो है वो ग्राउंड तक पहुंचेंगी। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन विच वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ अ कार आर। आपने बताना है बच्चे, ये कुछ कंडीशंस बताई गई है, तो आपने बताना है कि v और a जो है पैरेलल कब होंगे, एंटी पैरेलल कब होंगे, परपेंडिकुलर टू वन एंड अदर कब होंगे, v ज़ीरो होगा लेकिन a ज़ीरो नहीं होगा, a ज़ीरो होगा लेकिन v ज़ीरो नहीं होगा। बच्चे पैरेलल कब होंगे? जब अगर वेलोसिटी कार की इंक्रीज़ कर रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो भी इंक्रीज़ करेगा। मतलब देखिए, अगर कार की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तब v और a जो है दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ करे, लाइक जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो उस वक्त एक्सेलरेशन और v जो है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब एंटी पैरेलल। परपेंडिकुलर कब होगा? जब बॉडी सर्कल में मूव करती है, जब बॉडी सर्कल में मूव करती है उस वक्त v जो है वो टेंजेंट होता है, ठीक है, मतलब टेंजेंट टू द सर्कल होता है, और एक्सेलरेशन होता है टूवर्ड्स मेन पोजीशन। तो बच्चे देखिए यहाँ 90 का एंगल बन जाएगा, v और a क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। v इज़ ज़ीरो बट a इज़ नॉट ज़ीरो। तो जब हम अचानक से ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो गाड़ी जब अचानक से रुकती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो नहीं होता। और a इज़ ज़ीरो बट v इज़ नॉट ज़ीरो। अगर बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, लेकिन v ज़ीरो नहीं होगी। उसके बाद है बच्चे मोशन, सॉरी बच्चे कौन सा क्वेश्चन है, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज़ अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इज़ दिस स्टेटमेंट ट्रू? अगर बच्चे यहाँ कहा जा रहा है कि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का स्पेशल केस है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी स्टेटमेंट ये ट्रू है। व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन चेंज इन वेलोसिटी इज ज़ीरो। बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है क्या होगा, ज़ीरो, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। वो अब बेटा यहाँ ज़ीरो को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। Find the change in momentum for an object subjected to a given force for a given time and state. Law of
लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो बच्चे यहाँ आपने क्या बताना है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है, ठीक है, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, और आपने स्टेट जो है लॉ ऑफ मोशन को, मतलब लॉ ऑफ मोशन जो है वो डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो बच्चे आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वी.एफ माइनस वी ओवर डेल्टा टी, और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज़ इक्वल टू एम में। तो यहाँ से ए निकाल लें तो ए किसके इक्वल आएगा, एफ ओवर एम के। तो बच्चे यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दें, इस ए की जगह एफ ओवर एम में पुट कर दें, तो एम यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखिए फोर्स किसके इक्वल आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द लीनियर मोमेंटम। ये भी बच्चे मैंने आपको बताया हुआ है कि इम्पल्स क्या होता है, जब लार्ज फोर्स जो है वो शॉर्ट इंटरवल के लिए बॉडी पर एक्ट करती है तो इम्पल्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। फिर मैंने आपको मोमेंटम के मतलब इसका और मोमेंटम का रिलेशन जो है वो भी आपको करवा दिया था। तो बच्चे वो यही चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सप्लेन व्हाई अंडर सर्टेन कंडीशंस द लॉ इज़ यूजफुल इवन थो द सिस्टम इज़ नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटेड। तो बच्चे आपने बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, फिर आपने इस आइसोलेटेड सिस्टम की इंपॉर्टेंस बतानी है, और उसके बाद आपने एक एग्जांपल देनी है कि जी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं है तब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो यूज़फुल है। तो आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, टोटल सिस्टम जो होता है, टोटल सिस्टम जो है जो टोटल लीनियर मोमेंटम जो होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही होता है, और इसकी एप्लीकेशन ये है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। अच्छा, जब बच्चे हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे लेकिन उसकी जो है मैग्नीट्यूड इतनी कम हो कि हमारे सिस्टम को कोई उसका सिस्टम पर कोई इसका इफेक्ट ही ना हो, तो तब भी हमारा सिस्टम जो है वो उसमें जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो एप्लीकेबल होता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव्स इन ईच केस, गिव possible reasons for the effect that kinetic energy is not conserved in most cases। बच्चे आपने इलास्टिक और इनलास्टिक का डिफरेंस बताना है, और बाउंसिंग बॉल जो है उसका बिहेव जो है वो डिस्कस करना है, और आपने ये भी बताना है कि रीजंस बतानी है कि क्यों काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। बच्चे इलास्टिक आपको पता है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इन इलास्टिक में नहीं रहती, ठीक है। बिहेवियर ये होता है कि जब हम बाउंसिंग हार्ड बॉल जो है वो उसको मार्बल फ्लोर पे फेंकते हैं तो ये वापस आ जाती है, और इसमें जो एनर्जी का लॉस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। लेकिन अगर हम बॉल को एक स्पेसिफिक हाइट्स, अगर मतलब हमारा फ्लोर जो है वो मार्बल ना हो, रफ़ सरफेस हो, तो जब हम बॉल को फेंकते हैं तो बॉल जो है वो उसी हाइट पर वापस नहीं पहुंचती, तो इसका मतलब कि एनर्जी में लॉस आ गया है। और इस सॉलिड रीजंस जो है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की ये है कि बच्चे जब बॉल फ्लोर के साथ फ्रिक्शन करते हैं तब भी एनर्जी में लॉस आता है, जब एयर फ्रिक्शन एक्ट करती है तब भी एनर्जी में लॉस आता है, और इसके अलावा साउंड की वजह से भी एनर्जी में लॉस आता है। अब बच्चे ये है कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेंज। ये बच्चे क्वेश्चन आपको मैंने डिटेल में करवाया, वैसे मैं ये नहीं करवाऊंगी, ठीक है। अब बच्चे आगे क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इट इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मैक्सिमम मिनिमम स्पीड और इट्स मैक्सिमम स्पीड। आपने बताना है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही होती है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में किन पॉइंट्स पर स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है और किन पॉइंट्स पर स्पीड जो है वो मिनिमम होती है। देखिए बच्चे, मिनिमम स्पीड कब होगी, जब बॉडी जो है वो मैक्सिमम हाइट पर होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। मिनिमम कब होगी, जब मैक्सिमम कब होगी, जब वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब अभी जब आपने बॉल को फेंका है तब, और यहाँ पे जस्ट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड। व्हाट इज़ मेंट बाय द बलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, ये भी मैंने आपको बताया हुआ कि बलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री क्या है बच्चे, वही आपने डिफाइन करनी है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़ अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो जब टू बॉडीज़ में कोलिजन्स होती है तो क्या होता है, तो आपने इनमें से बताना है, ठीक है। ये भी आपने बच्चे पढ़ा हुआ है तो इसलिए देख लीजिएगा। अब बच्चे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन होल्ड अ बैग ऑफ ग्रोसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। देखिए एक आदमी है, उसने सपोज करें एक आदमी है, उसने ग्रोसरीज पकड़ी हुई है, ठीक है। ग्रोसरीज का ना एक बैग पकड़ा हुआ है और अपने दोस्त के साथ ना वो बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है, अ कार इज़ स्टेशनरी विद व्हेन इट्स इंजन रनिंग।
विद इट्स इंजन रनिंग। तो सपोज़ करें यहाँ एक कार है, ठीक है, एक कार है और उसका इंजन चल रहा है, ठीक है, इंजन चल रहा है लेकिन कार जो है वो खुद नहीं मूव कर रही। तो आपने ना फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द वर्क हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर, आपने बताना ये दोनों किस तरह सिमिलर है। देखिए बच्चे, यहाँ जो है वो एक पर्सन ने ग्रोसरीज़ का बैग पकड़ा हुआ है, तो मतलब फोर्स लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, वर्क डन ज़ीरो होगा। यहाँ भी कार का इंजन चल रहा है, मतलब वर्क फोर्स लग रही है लेकिन कार डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, तो यहाँ भी वर्क क्या होगा, ज़ीरो। तो दोनों के केस में क्या होगा, वर्क डन ज़ीरो होगा क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही। इन बोथ केसेस द वर्क डन इज़ ज़ीरो एज द पर्सन्स एंड द कार बोथ आर एट रेस्ट, सो द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। तो डी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो वर्क डन इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो डी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन ज़ीरो हो जाए, वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जाउल्स, बच्चे आपने वर्क डन जो है वो किलो जाउल्स में निकालना है। इन लिफ्टिंग अ मैस ऑफ 10 kg एट अ स्टेडी वेलोसिटी थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। एक मैस है, उसको जो है मैस कितना है, 10 kg है, उसको 10 मीटर की हाइट पर आपने जो है वो पकड़ा हुआ है। तो आपने बताना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा 10 मीटर, इस वेट को या इस मैस को 10 मीटर की हाइट तक ले जाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क निकालना है आपने किलो जॉल में। तो बच्चे मैस कितना है 10, हाइट कितनी है 10 मीटर, वर्क निकालना है किलो जॉल में। तो वर्क डन चूँकि वर्टिकल मोशन है तो यहाँ वर्क जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा। तो बच्चे वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, mgh के, m 10, g 9.8 और h 10 आ जाएगा। तो ये जॉल में आ गया, आपने क्या करना है, इसको किलो जॉल में निकालना है। छोटे से बड़े यूनिट में जाना है तो आप 1000 पे डिवाइड कर दोगे तो ये किलो जॉल में आ जाएगा। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A force F act through a distance L. The force is then increased to 3F. देखिए बच्चे, पहले फोर्स F जो है यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रही है, L तक एक्ट कर रही है, फिर क्या होता है, फोर्स इंक्रीज़ होती है 3F तक जाती है, और फिर ये फोर्स 3L तक जो है वो एक्ट होती है। तो आपने क्या करना है, देन एक्ट थ्रू अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2L, ड्रॉ द वर्क डायग्राम टू स्केल। तो आपने क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो बच्चे देखिए, वर्क का फॉर्मूला होता है F क्रॉस L, वर्क क्या होता है एफ डॉट डी, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले एफ से एल तक जितना वर्क हुआ वो निकालना है, फिर बच्चे यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वर्क हुआ है वो निकालना है। तो पहले देखिए एफ एल है, एफ एल, और एफ एल को मतलब पहले देखिए फोर्स एफ लगी है और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है एल, तो ये यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन हो गया। फिर प्लस 3F है, यहाँ से यहाँ तक देखिए बच्चे फोर्स कितनी लग रही है 3F है, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, ये L था, ये 2L और 3L, मतलब यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक 2L, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है 2L, तो यहाँ 2L आ जाएगा। 3 2 6, 6 में 1 ऐड किया 7FL, तो टोटल कितना वर्क डन होगा 7FL। उसके बाद है इन विच केस इज़ मोर वर्क डन व्हेन अ 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज़ लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर। आपने बताना है, यहाँ 2 केसेस बताए हैं उसने कि उन दोनों में से आपने बताना है किस केस में ज़्यादा वर्क होगा। पहला केस क्या है, 50 kg बैग है, ठीक है, जिसमें बुक्स पड़ी हुई हैं, उसको आप 50 सेंटीमीटर तक जो है वो डिस्प्लेस करते हो। दूसरा क्या है, व्हेन आप 50 kg क्रेट है और उसको पुश करते हो थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर विद वेलोसिटी फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो देखिए सबसे पहले केस M1 कितना है 50 kg और डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 सेंटीमीटर। तो बच्चे इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 पे डिवाइड कर दे, वर्क निकालना है। तो दूसरे केस में मैस जो है वो 50 kg है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, फोर्स 50 न्यूटन है और W2 आपने निकालना है। तो बच्चे देख लेते हैं। तो यहाँ mgh फॉर्मूला पुट करें, m की जगह M1 की जगह 50, g की जगह 9.8 और h की जगह 0.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 245। इसमें वर्क डन निकालना है 50 और डिस्प्लेसमेंट कितने 200, तो इसका मतलब है कि पहले वाले केस में, बुक्स वाले केस में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। वन जॉल ऑफ डिफाइन द एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कितनी है 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। और देखिए बच्चे, we know that energy is defined as the ability of body to do work. An object has 1 joule of energy means the body has capacity to do work of 1 joule। ठीक है ना, हमें पता है कि एनर्जी वर्क डन एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। अब अगर बॉडी के पास 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका मतलब है कि इसके पास 1 जॉल वर्क करने की एबिलिटी है। अ बॉल मैस m इज़ हेल्ड एट द हाइट h1। एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है और ये टेबल है, चलिए सपोज करें ये टेबल है, टेबल से हाइट h1 पर एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है। द टेबल टॉप इज़ एट हाइट h2,
टेबल की टॉप जो है मतलब बॉटम से टेबल की टॉप तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, h2 है, अबव द फ्लोर से, ठीक है। वन स्टूडेंट सेज दैट द बॉल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी mgh1। एक स्टूडेंट का कहना है कि बॉल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh1 है, जबकि दूसरे का कहना है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh1 + h2 है। तो हु इज़ करेक्ट, कौन ठीक है? देखिए बच्चे, अगर तो स्टूडेंट यहाँ से खड़ा होकर देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली हाइट भी ऐड होगी और ये वाली हाइट भी ऐड होगी, तो mgh1 + h2 पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। और अगर कोई टेबल की टॉप से देख रहा है तो उस वक्त सिर्फ हाइट ये वाली इंक्लूड होगी। तो इसका मतलब है कि दोनों स्टूडेंट्स जो है वो ठीक कह रहे हैं। When a rocketry enter the atmosphere, its nose cone become very hot. Where does this heat comes from? बच्चे, जब रॉकेट जो है वो एटमॉस्फेयर में दोबारा जाता है तो उसकी नोज कॉन जो होती है ना वो गर्म हो जाती है। तो रीज़न बतानी है क्यों। बच्चे, जब रॉकेट जो है वो एटमॉस्फेयर में दोबारा जाता है ना तो उसकी नोज कॉन जो है वो डस्ट पार्टिकल्स और एयर जो फ्रिक्शन होती है उसके साथ, मतलब उसको एयर जो मतलब डस्ट पार्टिकल्स और जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ क्या करती है, फ्रिक्शन करती है मतलब उसको ओवरकम करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से अपनी कुछ एनर्जी जो है वो उसको ओवरकम करने के लिए यूज़ कर देती है। वही एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है। उसके बाद है वर्स्ट सोर्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉलोइंग। आपने बताना है कि इन गिवन चीज़ों में कौन कौन सी एनर्जी होगी। कंप्रेस स्प्रिंग में बच्चे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। वाटर इन हाइट डैम, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। मूविंग कार में होगी काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन है, a boy uses a catapult to throw a stone which accidentally smashes a greenhouse windows. List possible energy changes। बच्चे, कैटापुल्ट वो नहीं होता है, वो ग्लेयर सी होती है, उसके थ्रू क्या किया गया है, उसमें अंदर स्टोन रख के उसके साथ ना वो उसको जो है वो टारगेट बनाया है विंडो को, ठीक है, ग्लास विंडो को बनाया है। तो उसकी वजह से क्या होता है, विंडो का ग्लास जो होता है वो टूट जाता है, विंडो का ग्लास जो है वो टूट जाता है। तो आपने बताना है कि एनर्जी में क्या चेंज आएगा, एनर्जी में जो चेंज आ रहा है आपने वो बताना है। सबसे पहले बच्चे क्या होगा, जब अभी वो कैटापुल्ट में था स्टोन तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जब उसको फेंका तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। जब स्टोन उसके साथ जाके विंडो के साथ टकराया तो विंडो टूट गई, तो मतलब वो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो विंडो को तोड़ने में यूज़ होगी। और कुछ जो है वो उसके आवाज़ भी मतलब सुनाई दी आपको, जाहिर सी बात है विंडो टूटी है तो आवाज़ भी सुनाई देगी, तो वही काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड में भी चेंज हो जाएगी। और कुछ एनर्जी जो है जो अब फ्रिक्शन, उसके जो कुछ स्पीसीज़ जो हैं वो अर्थ के साथ टकराएंगे, फ्लोर के साथ टकराएंगे, तो वो फ्रिक्शन जब होगी तो वहाँ हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो देखिए, व्हेन द बॉय थ्रोज द स्टोन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। व्हेन स्टोन हिट्स द विंडो अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज्ड टू ब्रेक द विंडोज इनटू पीसेस, रेस्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड। बच्चे, यहाँ एक और क्वेश्चन था, वो रुकिए बच्चे, इसके नीचे ना एक और क्वेश्चन है, वो ये कि एक लड़की ने ना वो कप पकड़ा हुआ है हाथ में, और वो उसके कप से हाथ से जब कप छूटता है तो एनर्जीज़ में जो चेंजेस आती हैं वो आपने बतानी है। तो लड़की के हाथ में जब कप होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब कप गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और जब कप जो है वो ग्राउंड के साथ टकराएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कप को तोड़ने में यूज़ हो जाएगी, और कुछ साउंड एनर्जी में तो यूज़ हो जाएगी, और कुछ की वजह से हीट फ्रिक्शन मतलब होगी ना पार्टिकल्स के फ्लोर के साथ, तो वो फ्रिक्शन में जो है वो यूज़ हो जाएगी हीट की फॉर्म में। तो बच्चे, यहाँ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।